Good morning, Assalamu alaikum, dear friend. This is Mehraj from the Knowledge Hub of Aspiring Minds. Today we will discuss the top 100 MCQs from the modern history. I thought these will be very beneficial for you as they have been most frequently asked in the different competitive exams, be it the JKSSB or the JKPSC prelims or any other competitive exams. They have been asked so many times. So let me discuss these MCQs with you one by one. Before discussing the MCQ, let me discuss some bullets with you, bullet shots. You know, जो पहला गवर्नर जनरल था डेट वाज विलियम बेंटिक. विलियम बेंटिक ये पहला गवर्नर जनरल था. जो ये विलियम बेंटिक है, इसको याद किया जाता है कि इसने सती को ख़त्म किया था. एबॉलिशन ऑफ सती. जो भी सती एक प्रैक्टिस थी प्रेवलेंट अमंग द पीपल हिंदूज में थी, जो सती, उस सती को इसने ख़त्म किया है. जब भी किसी वुमेन का हस्बैंड डेथ हो जाता, किसी वुमेन की हस्बैंड का डेथ हो जाता था, तो उस टाइम क्या होता था, तो उसकी जो भी बीवी होती थी उस बीवी को भी जलना पड़ता था उसी के साथ ही. डेट वाज नोन एज द सती. और इस सती प्रैक्टिस को इसने ख़त्म किया, इस सती प्रैक्टिस को. और जो ये विलियम, ये पहला गवर्नर जनरल था. ये विलियम बेंटिक जो था, ये पहला लॉर्ड विलियम बेंटिक, ही वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल, पहला गवर्नर जनरल. और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग दिस विलियम बेंटिक, इसके टाइम पे एक इम्पॉर्टेंट मिटिनी हुई, डेट इज विलोर मिटिनी. विलोर की बगावत इसके टाइम पे हो गई है. वो क्या थी, इसने, इस विलियम बेंटिक ने एक ऑर्डर पास किया था कि जो भी हिंदुस्तान के सिपाही ब्रिटिश आर्मी में काम कर रहे थे उस टाइम, कि उनको कतई इजाज़त नहीं था कि वो अपने जो उनके ट्रेडिशनल ड्रेसेस थे वो पहने, वो ट्रेडिशनल ड्रेसेस यूज़ किए. तो उस ऑर्डर के ख़िलाफ़ फिर यहाँ पे जो वो ट्रूप्स थे, जो वो फौजी थे ब्रिटिश आर्मी ने, उन्होंने प्रोटेस्ट स्टार्ट किया. डेट रिवोल्ट वाज नोन एज विलोर म्यूटिनिटी. सो विलियम बेंटिक एक पॉइंट है, ये पहला गवर्नर जनरल था, फर्स्ट पॉइंट. सेकंड पॉइंट, जो ये विलियम बेंटिक था, इसने एबॉलिशन ऑफ सती की, एबॉलिशन ऑफ सती, सती को ख़त्म किया था. तीसरा पॉइंट जो इसके बारे में आपको याद रखना है कि इसने, इसके टाइम पे विलोर म्यूटिनिटी हुई एट मद्रास. इसके बाद दूसरा पॉइंट जो है परमानेंट सेटलमेंट. जो ये परमानेंट सेटलमेंट है, इसको इंट्रोड्यूस किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने. लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्टार्ट किया था परमानेंट सेटलमेंट को. जो ये परमानेंट सेटलमेंट था, ये एक किस्म का लैंड रेवेन्यू सिस्टम था. परमानेंट सेटलमेंट जो था, ये एक किस्म का लैंड रेवेन्यू सिस्टम था, जिसको इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था, ब्रिटिश इंडिया में इन 1793 में इसको इंट्रोड्यूस किया था. 1793 में परमानेंट सेटलमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया था. ये एक किस्म का लैंड रेवेन्यू सिस्टम था. जो ये परमानेंट सेटलमेंट था, ये एक एग्रीमेंट था रिगार्डिंग द लैंड रेवेन्यू बिटवीन ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल, उड़ीसा और बिहार के जो लैंड लॉर्ड्स थे, उनके बीच ये एक एग्रीमेंट था. इसके बाद रोलेट एक्ट. इस रोलेट एक्ट को पास किया गया 18 मार्च 1919 को. रोलेट एक्ट, इस रोलेट एक्ट को पास किया गया 18 मार्च 1919 को. ये क्या था, ये जो एक्ट था, इस एक्ट के अंडर गवर्नमेंट को बहुत सारे पावर्स में मिले थे. क्या पावर्स के, उनके पास वो किसी को भी अरेस्ट कर सकते थे ऑन द बेसिस ऑफ सस्पेंशन. शक की बिना पे वो किसी को भी अरेस्ट कर सकते थे और फिर उसको जेल करते थे विदाउट एनी ट्रायल. उसको प्रिजन करते थे, इम्प्रिजन करते थे, उसको पनिशमेंट मिल जाता था. जो भी ब्रिटिश इंडिया में जो भी इन ब्रिटिशर्स, इन कॉलोनाइजर्स के ख़िलाफ़, इन ऑक्यूपायर्स के ख़िलाफ़ जो भी कोई साजिश करता था कि हाउ टू ओवरथ्रो द ब्रिटिश एम्पायर फ्रॉम द इंडिया, तो उसके उनको सज़ा देने के लिए ये रोलेट एक्ट लाया गया. जो ये रोलेट एक्ट था, इससे क्या एक अनब्रिल्ड, बेतहाशा पावर, बेतहाशा ताकत मिल गया इन अंग्रेज़ों को कि ये किसी भी
आदमी को, हिंदुस्तान के किसी भी आदमी को शक की बिना पे उसको जेल करते थे फॉर ए इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम विदाउट एनी ट्रायल। जो दिस वाज ए रॉलेट एक्ट, इसको पास किया गया 18 मार्च 1919 में। और एक पॉइंट है डॉक्टर डॉक्टर राइन ऑफ लेपस, ये लॉर्ड डलहौसी के टाइम पीरियड में पास किया गया। जो ये डॉक्टर राइन ऑफ लेपस, इसके अंतर्गत क्या हुआ होता था कि जो भी कोई टेरिटरी होती थी, कोई प्रिंसिपली टेरिटरी, अगर उसका वहाँ पे जो लॉर्ड होता था, वहाँ पे जो किंग हुआ करता था, जहाँ वहाँ पे जो रूलर होता था, अगर उस रूलर का अपना कोई नेचुरल हीर नहीं होता था, कोई वारिस नहीं होता था, तो फिर वो टेरिटरी ऑटोमेटिकली ब्रिटिश के कंट्रोल में आती थी। डेट वाज नोन एज डॉक्टर राइन ऑफ लेपस। अब तो बहुत सारे लोगों ने अपने कुछ जो उस टाइम के रूलर थे उनके अपने वारिस नहीं थे, लेकिन उन्होंने फिर लोग अडॉप्ट किया था, अब बच्चों को अडॉप्ट किया था। तो फिर जब उनकी डेथ हो गई तो उनकी टेरिटरी उन अडॉप्टेड जो उनके वारिस थे, अडॉप्टेड वारिस थे, उनके पास पासा नहीं की गई थी, बल्कि वो डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसको ऑक्यूपाई किया है। डेट वाज नोन है डॉक्टर राइन ऑफ लेपस। तो जो ये डॉक्टर राइन ऑफ लेपस था, इसमें सतारा हुआ, झांसी, उद, ये कुछ एग्जाम्पल्स है। वन मोर पॉइंट इज रिगार्डिंग द सब्सिडरी अलायंस के पहले हैदराबाद, जो निज़ाम ऑफ हैदराबाद, ये पहली बार निज़ाम ऑफ हैदराबाद ने सब्सिडरी अलायंस किया था ब्रिटिश के साथ। इस सब्सिडरी अलायंस के अंडर क्या होता था, कोई भी स्टेट जो अलायंस करती थी, जो भी गठजोड़ इन अंग्रेज़ों के साथ करती थी, तो उनको फिर अंग्रेज अपने सोल्जर्स, अपने ट्रूप्स प्रोवाइड करते थे उस स्टेट की हिफाजत के लिए। लेकिन उनको मेंटेन करने के लिए जो वहाँ का रूलर होता था उसको पैसे देने पड़ते थे इनको, फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द ट्रूप्स, फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द ब्रिटिश ट्रूप्स इन द स्टेट। लेकिन जिनके पास पैसे नहीं होते थे या उनको अपनी ही सल्तनत का कुछ हिस्सा इन अंग्रेज़ों को देना पड़ता था, अल्टीमेटली जब उनका सारा पैसा ख़त्म हो जाता था तो उनकी जो टेरिटरी होती है, उनका जो इलाका होता था, उनकी जो सल्तनत होती थी, वो सारी की सारी ब्रिटिश गवर्नमेंट के कंट्रोल में आती थी। डेट वाज नोन एज सब्सिडरी अलायंस। वन मोर बुक डेट इज हिंद स्वराज, ये भी पूछी गई बहुत बार डिफरेंट एग्जाम्स में। हिंद स्वराज जो ये बुक है, ये महात्मा गांधी ने लिखी है। नाउ वी विल डिस्कस सम एमसीक्यूज। फर्स्ट एमसीक्यू, अहलियाबाई जो थी, अहलियाबाई जो थी ये एक क्वीन थी, महेश्वर की, ये क्वीन ऑफ महेश्वर, ये किस डायनास्टी से ताल्लुक़ रखती थी। जो अहलियाबाई थी ये 18th सेंचुरी में एक इंडियन क्वीन थी, जो मराठा किंगडम ऑफ इंदौर, एमपी में जो मराठा किंगडम था, वहाँ पे अहलियाबाई 18th सेंचुरी में एक इंडियन क्वीन थी। और इसने मराठा किंगडम जो इंदौर मध्य प्रदेश में था, वहाँ पे भी अपना रूल किया था। ये हमें इस सवाल में पूछा गया कि ये किस डायनास्टी से ताल्लुक़ रखती थी। ये जो अहलियाबाई थी ये होलकर डायनास्टी से ताल्लुक़ रखती थी। तो इस एमसीक्यू का आंसर है होलकर डायनास्टी। जब इस अहलियाबाई की हस्बैंड की डेथ हो गई है तो अहलियाबाई ने इस किंगडम को फिर इसी ने ही उस सल्तनत को संभाला है, मराठा किंगडम को। फिर इसने तकरीबन 30 साल तक इसने मराठा किंगडम पर अपनी हुकूमत की है। जो ये अहलियाबाई, इसके पास बहुत सारी सलाहियतें थी, इसको के पास एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल थी, मिलिट्री स्किल थी, और इसको जाना जाता है कि इसने बहुत सारी चैरिटी की थी, और इसने कुछ मजहबी कामों के लिए भी इसको याद किया जाता है। सो दिस वाज द फर्स्ट एमसीक्यू। सेकंड एमसीक्यू is in which of the following places an Indian tricolor modeled after that of the Indian Congress was raised for the first time। इस सवाल में पूछा गया कि हिंदुस्तान का जो तिरंगा वो किस जगह पे पहले तैयार किया गया है, उसको शक्ल दी गई है, फिर उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस ने फिर उसको पहली बार फिर उस झंडे को लहराया है। तो इसमें पूछा गया वो
किस जगह पे उसको मॉडल किया, किस जगह पे उसको शक्ल दी गई है, डेट इज एट मोरेंग। मोरेंग क्या है? ये मोरेंग एक जगह है मणिपुर में जहाँ पे इंडियन ट्राई कलर को पहले शेप दी गई है। फिर उसके बाद वो इंडियन नेशनल कांग्रेस को उसको पहली बार फिर अनफर्ल किया, उस तिरंगा को लहराया। जो जो उस टाइम जो जो आज़ाद हिंद का वो तिरंगा जो उस टाइम था, उसको जो लहराया, जो उसको अनफर्म किया था शौकत हयात मलिक ने। उस बंदे का नाम था, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का बंदा था, जिसने पहली बार इस इंडियन ट्राई कलर को अनफर्ल किया आफ्टर, जब ये मणिपुर मोरिंग से जब इसकी शेप दी गई, उसके बाद जो पहली बार आज़ाद हिंद में इस फ्लैग को रेज किया तो उसका नाम था शौकत हयात मलिक। तो इस MCQ का क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है मोरेंग। मोरेंग इज एन इंपॉर्टेंट प्लेस इन मणिपुर। थर्ड MCQ, third, as per which Charter Act the British colonization of India was legalized? किस कानून, किस चार्टर, जैसे कि आपको पता है डिफरेंट चार्टर्स को पास किया गया प्रेयर टू द 1947, जब इंडिया की नेशनल से इंडियन की, जब ब्रिटिश ने यहाँ पे अपनी कंपनी सेटअप की, ईस्ट इंडिया कंपनी, तो उन्होंने बहुत सारे एक्ट्स और चार्टर्स को पास ऑन किया। तो यहाँ पूछा गया वो कौन सा चार्टर है, वो कौन सा एक्ट है जिस एक्ट के बाद यहाँ पे अंग्रेज़ों की जो कॉलोनियाँ हैं उनको लीगलाइज की गई। डेट इज़ नोन है चार्टर 1813। जो चार्टर 1813 है, इस चार्टर 1813 से जो ये चार्टर 1813, इसी चार्टर 1813 से जो यहाँ पे ईस्ट इंडिया की मोनोपोली को एंड की गई और यहाँ पे ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन को वो लीगलाइज किया गया। सो इसका आंसर है 1813, चार्टर एक्ट 1813। One more MCQ. In which year the policy of subsidiary alliance was signed by Nizam of Hyderabad? जो ये पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलायंस है, ये किस साल में निज़ाम ऑफ हैदराबाद ने ये साइन की? तो इसका जो आंसर है डेट इज 1798 में पहली बार सब्सिडरी अलायंस को जो निज़ाम ऑफ हैदराबाद ने उसने साइन किया था। उस टाइम जो ब्रिटिश का जो यहाँ पे लॉर्ड था, लॉर्ड वेल्से, यानी कि लॉर्ड वेल्से और निज़ाम ऑफ हैदराबाद के बीच जो ये सब्सिडरी अलायंस है, ये पहली बार जो 1798 में इसको साइन किया गया। जो बाकी स्टेट्स इसके बाद हैदराबाद के बाद जो बाकी स्टेट जो ब्रिटिश के कंट्रोल में लाई गई थ्रू द सब्सिडरी अलायंस, उनमें है एक तंजौर है, उसको 1799 में, फिर अवध है, ग्वालियर है, इंदौर है, उदयपुर और जोधपुर। जो ये सब्सिडरी अलायंस है, ये क्या था कि कोई भी स्टेट जो गठजोड़ करती थी इन ब्रिटिश के साथ, तो फिर ब्रिटिश उसको अपने ट्रूप्स देते थे, अपने सिपाही देते थे, अपने फोर्सेस देते थे उस स्टेट की हिफाजत के लिए। लेकिन उनको मेंटेन करने के लिए जो ये वहाँ पे रूलर हुआ करता था, उसको कुछ पैसे देने पड़ते थे इनको। अगर उसके पास पैसे नहीं होते तो उसको अपनी सल्तनत का कुछ हिस्सा देना पड़ता था। लेकिन अल्टीमेटली जब उनके पास पैसे ख़त्म हो जाते थे, फिर वो उनकी जो वो टेरिटरी वो डायरेक्ट आती थी अंडर द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश इंडिया। दिस पॉलिसी वाज नोन है सब्सिडरी अलायंस। जो ये सब्सिडरी अलायंस ये पहले जो साइन की थी निज़ाम ऑफ हैदराबाद ने लॉर्ड वेल्सी के साथ इन 1798। वन मोर, Which among the following was the capital of independent state of Bengal? इनमें से पूछा गया कि जो इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ बंगाल थी उसकी कैपिटल क्या थी? तो उसकी कैपिटल उस टाइम थी मुर्शिदाबाद। जब औरंगजेब जो मगध रूलर होता है, औरंगजेब जब उसकी डेथ होती है तो उसके बाद बंगाल इमर्ज होता है, बंगाल बन जाती थी एक आज़ाद स्टेट, बंगाल में बन जाती है एक आज़ाद स्टेट। फिर उसके बाद मुर्शिद कुली खान वो इस स्टेट का फाउंडर बन जाता है। वो इस स्टेट ऑफ बंगाल को की बुनियाद डालता है, उसको सेटअप करता है। फिर वो जो मुर्शिद कुली खान था, इसने कैपिटल की जो
इस बंगाल की जो कैपिटल उसको ट्रांसफर किया था फ्रॉम ढाका टू मुर्शिदाबाद। उस मुर्शिदाबाद को उस टाइम बोलते थे मकसूद आबाद। फिर क्या होता है, फिर ईयर 1770 में इसको सूबेदार ऑफ बंगाल बनाया जाता था, सूबेदार ऑफ बंगाल, और मुर्शिदाबाद बन जाती है बंगाल की कैपिटल। यानी कि जब औरंगजेब की डेथ, जो लास्ट मगोर रूलर था, जब इसकी डेथ हो जाती थी, लास्ट मगोर रूलर जो रूल कर रहा था बंगाल पे, जब उसकी डेथ हो जाती है तो फिर बंगाल आज़ाद हो जाता है, एक इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ बंगाल, उसकी फाउंडेशन, उसकी बुनियाद डाली जाती थी। तो वो एक मुर्शिद कुली खान की ने उस स्टेट को बुनियाद डाली है, तो फिर उसने इसकी कैपिटल को ट्रांसफ़र किया ढाका से मुर्शिदाबाद, डेट वाज नोन एट दैट टाइम एज मकसूदाबाद। फिर ईयर 1770 में उसको, जो मुर्शिद कुली खान को, उसको बनाया जाता है सूबेदार ऑफ बंगाल। तो मुर्शिदाबाद फिर से कैपिटल बन जाती है, उसको बनाई जाती है कैपिटल ऑफ बंगाल। इसके बाद The famous Lal Bagh Garden of the Bangalore was commissioned by which of the following ruler? बेंगलोर में एक मशहूर गार्डन है, एक मशहूर बाग है, डेट इज नोन है लाल बाग बॉटेनिकल गार्डन। लाल बाग बॉटेनिकल गार्डन ये बेंगलोर में है। किस रूलर ने इसको कमीशन किया गया? इसको पहली बार कमीशन किया हैदर अली के टाइम पीरियड में। सो इसका आंसर है ऑप्शन ए, हैदर अली। हैदर अली ने डिसाइड किया है कि हम एक मुगल गार्डन बनाएंगे, सिमिलर टू जिस तरह मुगल गार्डन है इसी तरह हम और एक बाग बनाएंगे, एक और गार्डन बनाएंगे बेंगलोर, डेट वाज नोन एज लाल बाग बॉटेनिकल गार्डन। फिर टीपू सुल्तान ने, जो मैसूर का जो रूलर था टीपू सुल्तान, उसने फिर इसको डेकोरेट किया, इसमें बहुत सारे वेराइटीज़ की प्लांट स्पीशीज लगाई है, तो उसने इसको डेकोरेट किया। तो फिर इस गार्डन को फिर उसके मैनेज किया गया मोहम्मद अली और उसका सन अब्दुल कदीर, उन्होंने फिर लेटर ऑन इसको मैनेज किया। वन मोर एमसीक्यू, हु लेड द इंग्लिश इन द बैटल ऑफ वंडी वाश? बैटल ऑफ वंडी वाश वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बहुत बार पूछा गया। जो ये बैटल ऑफ वंडी वाश है ये किस किस के बीच हो गई? एक साइड से इंग्लिश थे और दूसरी साइड से फ्रेंच। बैटल ऑफ वंडी वाश ये इंग्लिश और फ्रेंच के बीच हुई है। जो इंग्लिश आर्मी, उसको जो उस टाइम लीड कर रहा था उसका नाम था इरीकूट। ये इंग्लिश आर्मी को बैटल ऑफ वंडी वाश में लीड कर रहा था। जो ये बैटल ऑफ वंडी वाश, इसका टाइम पीरियड है 1716 में हो गई, 1716 में हो गई ये। तो जो ये इरीकूट है, इसको आपने जो फौजी वो इसको कूटी बहादुर के नाम से बुला रहे थे, कूटी बहादुर के नाम से इसको वो बुला रहे थे। दे कॉल्ड हिम एज कूटी बहादुर, जिसका मतलब था कूटी द ब्रेव। तो जो बैटल ऑफ वंडी वाश है, बैटल ऑफ वंडी वाश के बाद यहाँ पे इंग्लिश का रूल स्टार्ट हो गया। प्लीज रिमेंबर, बैटल ऑफ वंडी वाश के बाद यहाँ पे एडवेंट ऑफ यूरोपियंस हो गया। पहले यहाँ पे जो आए थे पुर्तगीज आए थे, पुर्तगीज के बाद आए डच आए, फिर डेन्स आए, फिर आए फ्रेंच के बाद आए इंग्लिश। यानी कि जो ये फ्रेंच के साथ ही इन इंग्लिश ने बैटल ऑफ वंडी वाश स्टार्ट की, जिसमें इन फ्रेंच को डिफीट मिल गई, तो ब्रिटिश ने यहाँ पे अपना रूल स्टार्ट किया। तो उस बैटल ऑफ वंडी वाश में इसी कैप्टन इरीकूट, यानी कि जनरल कैप्टन इरीकूट ने उनको लीड किया, इंग्लिश को यहाँ पे लीड किया। इसके बाद और एक एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग वाइसराय इज नोन एज क्रिश्चियन वाइसराय? इनमें से किस वाइसराय को क्रिश्चियन वाइसराय के नाम से पुकारा जाता है? जो पहला वाइसराय था उसका नाम था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग पहला वाइसराय था। तो लॉर्ड चैल्मस्फोर्ड, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड विलिंगडन, इनमें से किस वाइसराय को क्रिश्चियन वाइसराय भी बोला जाता था? डेट इज लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन का जो टाइम पीरियड था, ये वाइसराय था 1926 से 1931, 5 साल के लिए एक वाइसराय था। तो इसका दूसरा नाम भी, इसको एक टाइटल मिला हुआ था, डेट इज क्रिश्चियन वाइसराय भी इसको बोल रहे थे। बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ लॉर्ड, वन मोर एमसीक्यू,
Before the introduction of Lord Dalhousie, Dr. Ryan of Lapis, the same kind of policy was introduced by the English company in which year? यानी कि जो डॉक्टर रायन ऑफ लेपस की जो पॉलिसी थी उसके आने से पहले सेम और एक पॉलिसी इंग्लिश ने कंपनी यहाँ पे इंट्रोड्यूस की थी। वो कब इंट्रोड्यूस की थी? दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1834 को इसको इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 1834 में। डलहौसी को नहीं माना जाता है कि इसने यहाँ पे डॉक्टर रायन ऑफ लेपस इन्वेंट की, लेकिन इससे पहले भी इंग्लिश ने यहाँ पे इंट्रोड्यूस की सेम काइंड ऑफ पॉलिसी। 1834 में इंट्रोड्यूस की। मांडोवी पहली स्टेट थी। मांडोवी वाज द फर्स्ट स्टेट टू एस्टेब्लिश। मांडोवी पहली स्टेट थी जिसने वो पॉलिसी एक्सेप्ट की थी 1839 में। यानी कि डॉक्टर रायन ऑफ लेपस से पहले और एक पॉलिसी थी दैट वाज सिमिलर टू डॉक्टर रायन ऑफ लेपस। उसको इंग्लिश कंपनी ने यहाँ पे 1834 में इंट्रोड्यूस किया था। तो उस पॉलिसी के अंडर मांडोवी पहली स्टेट थी जिन्होंने वो एक्सेप्ट की वो पॉलिसी इन 1839। आर्य समाज किस साल में इसकी बुनियाद डाली गई? आर्य समाज was founded in the year, everyone will be knowing it, that is 1875। तो जो ये आर्य समाज है इसका जो फाउंडर था दयानंद सरस्वती इसका फाउंडर था। स्वामी दयानंद सरस्वती was the founder of the Arya Samaj। To do something for the indigo planter, which among the following persuaded Mahatma Gandhi to come to Champaran? यानी कि जो इंडिया में इंडिगो प्लांटर्स थे, साउथ इंडिया में इंडिगो प्लांटर्स जो थे, जो इंडिगो कल्टिवेट करते थे इन द केरला इन साउथ इंडिया इन द केरला स्टेट, वहाँ पे क्या थे, इनके साथ बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हुआ करती थी। तो फिर गांधी ने इनकी हक के लिए एक मुहिम स्टार्ट की। गांधी चंपारण में उसने एक सत्याग्रह स्टार्ट की। तो गांधी जी को किसने मनाया उस सत्याग्रह के लिए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजकुमार शुक्ला, ब्रिज किशोर, महादेव देसाई। तो उसके लिए कि गांधी जी सत्याग्रह लॉन्च करे फॉर द सेक ऑफ द इंडिगो प्लांटर्स, तो उसके लिए गांधी जी को परसुएट किया राजकुमार शुक्ला ने। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है डेट इज ऑप्शन नंबर बी, राजकुमार शुक्ला ने ही गांधी को रिक्वेस्ट किया था जो भी मैटर था इंडिगो प्लांटर्स का उसमें वो अपनी मुदाखलत करे, उसमें वो इंटरफेयर करे। जो प्लांटर्स थे उस टाइम इंडिगो की जो काश्त कर रहे थे उनको फोर्स किया जाता था कि वो अपने ज़मीन के 3/20 के हिस्से पे वो ज़मीन के अपने 3 हिस्से पे वो इंडिगो की प्लांटेशन करे। उस सिस्टम को दैट सिस्टम वाज नोन एज तिनकातिया सिस्टम। फिर गांधी जी ने सत्याग्रह स्टार्ट की, चंपारण में स्टार्ट की। तो इस गांधी जी की जो ये एजिटेशन थी उससे इनके साथ ये जो ये नाइंसाफ़ी होती थी वो ख़त्म हो गई। तो अल्टीमेटली जो वहाँ पे जो प्लांटर्स थे उनको मदद किया गांधी जी ने। उनके जो वहाँ पे अथॉरिटी थी उस अथॉरिटी ने इनसे कुछ इलीगली पैसा लिया था। फिर इलीगली जो उस पैसे को फिर वसूल किया गया गांधी जी के हेल्प की वजह से। तो गांधी जी को राजकुमार शुक्ला ने परसुएट किया, मनाया था कि आप इंडिगो प्लांटर्स के साथ नाइंसाफ़ी होती है, उनको जो अपना ज़मीन है उस पर इंडिगो प्लांट करना पड़ता था विद फोर्स। तो फिर उस गांधी जी को परसुएट किया था राजकुमार शुक्ला ने कि आप एक चंपारण में आप एक इसके खिलाफ एक एजिटेशन स्टार्ट करें। तो फिर गांधी जी ने वो एजिटेशन स्टार्ट की, तो जिसकी वजह से फिर इंडिगो प्लांटर्स को इंसाफ मिल गया। Which among the following introduced the Dr. Ryan of Lapis? डॉक्टर रायन ऑफ लेपस जो है इसको किसने इंट्रोड्यूस किया था? इसको लॉर्ड डलहौसी ने इंट्रोड्यूस किया था, जो उस टाइम गवर्नर था, गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का था फ्रॉम 1848 to 1856। एज पर डॉक्टर रायन ऑफ लेपस अगर किसी भी प्रिंसिपल स्टेट का जो रूलर होता था वो मर जाता था लेकिन उसको कोई अपना वारिस नहीं होता था, नेचुरल हीर नहीं होता था, तो वो स्टेट की जो अथॉरिटी होती थी वो डायरेक्ट पास ऑन हो जाती थी टू द ईस्ट इंडिया कंपनी, नॉट टू द एडॉप्टेड वंस। तो इस
पॉलिसी को, दिस पॉलिसी वाज नोन एज डॉक्टर लाइन ऑफ लेब्स। डॉक्टर लाइन ऑफ लेब्स के इस पॉलिसी के अंडर पहली बार कंपनी ने जो एनेक्स किया कुछ प्रिंसिपल स्टेट्स को, जिसमें इंपॉर्टेंट है सतारा है, जयपुर है, संबलपुर है, झांसी है, और जिसके बारे में फिर झांसी के बारे में रानी लक्ष्मीबाई ने कहा कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। तो ये कुछ स्टेट्स है जिनको डॉक्टर लाइन ऑफ लेब्स के अंडर इनको ईस्ट इंडिया कंपनी ने, अंग्रेजों ने इनको अपने कंट्रोल के अंडर लाया, इनको एनेक्स किया। द ईयर ऑफ द फाउंडेशन ऑफ वुमेन इंडिया एसोसिएशन। वुमेन इंडिया एसोसिएशन को कब फाउंड किया गया? इसको फाउंड किया गया 1917 में। वुमेन्स इंडियन एसोसिएशन, इसकी जो बुनियाद डाली गई 1917 में। ऑन 8 मई 1917 इन अदियार मद्रास एक ग्रुप ऑफ वुमेन थी जिन्होंने सेटअप किया था वुमेन इंडियन एसोसिएशन। वुमेन इंडिया एसोसिएशन को सेटअप किया गया एट अदियार मद्रास 1917 में। इसके बाद और एक एमसीक्यू, विच अमंग द फॉलोइंग वाज इलेक्टेड 3 टाइम्स एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इनमें से जो नीचे लिखे गए ऑप्शन दिए गए, इनमें से हमें बताना है कि किसको 3 बार इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया गया है। तो वो जो बंदा था उसका नाम था दादा भाई नेहरूजी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ही वाज आल्सो नोन एज ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। दादा भाई नेहरूजी के बारे में और एक बात है, ये पहला हिंदुस्तानी था जो यूनाइटेड किंगडम का, जो ब्रिटिश का जो पार्लियामेंट था वहाँ उसका मेंबर भी बन गया था। इसको 3 बार कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया गया इंडियन नेशनल। एक तो कोलकाता सेशन में इसको कांग्रेस प्रेसिडेंट बनाया गया, कोलकाता सेशन में 1880, लाहौर सेशन में भी बनाया गया, और फिर कोलकाता, लाहौर और कोलकाता सेशन, इन 3 सेशनों में जो कोलकाता का जो पहला सेशन हुआ है उसमें भी इसको बनाया गया इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट। फिर उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया कोलकाता सेशन में 1886 का जो सेशन हुआ है, फिर लाहौर सेशन जो 1893 में हुआ, फिर कोलकाता सेशन 1906 में। वो 1900 सेशन का जो कोलकाता सेशन था ये इंडियन नेशनल कांग्रेस का इंपॉर्टेंट सेशन था, क्योंकि इसमें स्वराज का नारा पहली बार दिया गया, स्वराज वर्ड को पहली बार इस्तेमाल किया गया। तो इन 3 सेशनों में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने दादा भाई नेहरू को बनाया एज प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। ड्यूरिंग हुज एरा द आगरा कैनाल वाज फिनिश्ड। किसके टाइम पे आगरा कैनाल को फिनिश किया गया, तैयार किया गया? इसका आंसर जो है that is जो इरिगेशन वर्क है ऑन आगरा कैनाल डेट वाज स्टार्टेड फ्रॉम ओखला इन दिल्ली। जो कंस्ट्रक्शन इसकी स्टार्ट हो गई है डेट वाज स्टार्ट इन द ईयर 1869 और फिर इसको कंप्लीट किया गया 1874। जो ये आगरा कैनाल इसको जो बहादुर शाह जफर के टाइम पीरियड पे इसको कंप्लीट किया गया। द स्पिरिचुअल गुरु गदाधर चट्टोपाध्याय, इसको किस चीज़ से गदाधर चट्टोपाध्याय जो एक स्पिरिचुअल गुरु था, एक रूहानी पीर था इन हिंदू के लिए, तो उसको किस नाम से भी जाना जाता था? उपेंद्रनाथ ब्रह्मचारी, रामकृष्ण परमहंसा, श्री अरविंद घोष, स्वामी प्रभुपद। तो इसका दूसरा नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय का जो दूसरा नाम था डेट इज रामकृष्ण परमहंसा। रामकृष्ण परमहंसा इसी का डिसिपल जो था उसका नाम था स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने भी फिर स्टार्ट किया था रामकृष्ण मिशन। यानी कि जो ये गदाधर चट्टोपाध्याय था इसका दूसरा नाम था रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण परमहंसा। तो इसी का डिसिपल था, इसी का मुरीद था स्वामी विवेकानंदा। फिर स्वामी विवेकानंदा ने ही रामकृष्ण मिशन को एस्टेब्लिश किया 1897 में। Who among the following preached the doctrine of one religion, one caste, one God for mankind? ये किसने लोगों को सिखाया था? ये किसने ये आवाज़ लगाई थी? ये किसकी स्लोगन थी कि एक मज़हब, एक ज़ात और एक खुदा,
इंसानियत के लिए, वन रिलीजन वन कास्ट वन गॉड, ये किसने दी? ये दी श्री नारायण गुरु ने दी थी। इसका आंसर है सी, श्री नारायण गुरु। श्री नारायण गुरु ने ही इसकी लोगों को इसकी तालीम दी थी कि हमें एक ही मजहब होना चाहिए, एक ही ज़ात होनी चाहिए और एक ही खुदा होना चाहिए। उसका एक और डिसिपल था जो है श्री नारायण गुरु का, उसका नाम था सहादरन अयप्पन। उसने चेंज किया था, उसने इस स्लोगन को फिर चेंज किया था किसमें? नो रिलीजन नो कास्ट नो गॉड, कोई मजहब नहीं, कोई ज़ात नहीं, कोई खुदा नहीं इंसानियत के लिए। तो प्लीज़ रिमेंबर, ये जो स्लोगन थी ये दी थी वन रिलीजन वन कास्ट वन गॉड, ये दी श्री नारायण गुरु ने। फिर उसका एक डिसिपल था, इसका एक मुरीद था, उसने फिर इसको चेंज किया था नो रिलीजन नो कास्ट नो गॉड फॉर मैनकाइंड। What was the role of the Warren Hastings when he joined the East India Company? जब वारन हास्टिंग ने ईस्ट इंडिया कंपनी ज्वाइन की उस टाइम वो क्या था? ही वॉज ए राइटर, ही वॉज ए राइटर। जब वारन हास्टिंग ने ज्वाइन की थी ईस्ट इंडिया कंपनी, ये एक राइटर था। फिर 1758 में ये बन गया ब्रिटिश रेजिडेंट। ब्रिटिश रेजिडेंट जो कहाँ पे? जो बंगाल में मुर्शिदाबाद था। इंडिपेंडेंट स्टेट जो पहले थी, इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ बंगाल, उसकी कैपिटल थी मुर्शिदाबाद। फिर वो मुर्शिदाबाद का रेजिडेंट बन गया था। Who of the following compared रंजीत सिंह with Napoleon and called him the Bonaparte of the East? इनमें से रंजीत सिंह को किसने नेपोलियन के साथ कंपेयर किया, फिर उसको टाइटल दिया बोनापार्ट ऑफ द ईस्ट? उसका नाम था विक्टर जॉकीमोट। तो इसका आंसर है विक्टर जॉकीमोट, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। विक्टर जॉकीमोट ये एक फ्रेंच ट्रैवलर था, ये रंजीत सिंह के किंगडम में आया था। इसने रंजीत सिंह के किंगडम में एक ट्रैवलर आया था, तो इसने फिर रंजीत सिंह को कंपेयर किया नेपोलियन के साथ और फिर इसने इसको टाइटल दिया था बोनापार्ट ऑफ द ईस्ट। According to the declaration of the Clement Attlee, the cessation of British rule in India would happen by which day? जब हिंदुस्तान की फ्रीडम स्ट्रगल पीक पे थी, नेशनल मूवमेंट पीक पे थी, तो उस टाइम क्लेमेंट एटली ने ऐलान किया था कि अंग्रेज़ों का जो रूल वो हिंदुस्तान में इस डेट से ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद इंडिया के जो नेटिव लोग हैं वो खुद से इसको गवर्न करेंगे। तो डेट डेट वाज 30 जून 1940। इसका आंसर है 30 जून 1948। क्लेमेंट एटली ने डिक्लेयर किया था 20 फरवरी 1947 को, उसने ऐलान किया था कि अंग्रेज़ों का जो राज है हिंदुस्तान पे वो ख़त्म हो जाएगा 30 जून 1948 के बाद वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हिंदुस्तान के लोग इसको खुद चलाएंगे, वो अपना एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप क्रिएट करेंगे, अकॉर्डिंग टू डेट वो इसको चलाएंगे, खुद से चलाएंगे। तो इसका आंसर है 30 जून 1948 इज द डेट जब अंग्रेजों की हुकूमत हिंदुस्तान से खत्म हो गई है। दादा भाई नेहरू जी ने ये जो नीचे दिए गए न्यूज़पेपर्स, इनमें से कौन सा न्यूज़पेपर पब्लिश किया था? वॉइस ऑफ इंडिया ये दादा भाई नेहरू जी ने पब्लिश किया था। यंग इंडिया महात्मा गांधी ने किया था। तो दादा भाई नेहरू जी ने ये न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था मुंबई से, वॉइस ऑफ इंडिया। फिर जो पहला फर्स्ट एंग्लो अफगान वार ये किस साल में ये जंग हुआ है? 1839 टू 1842। इसमें ये डेट आपको याद रखना है कि जो पहला एंग्लो अफगान वार है वो किस डेट पे हुआ है? डेट 1839 टू 42। उस टाइम जो लॉर्ड था वो था लॉर्ड ऑकलैंड था उस टाइम लॉर्ड। इनमें से नीचे दिए गए कुछ ऑप्शन है, हमें बताना है इनमें से कौन सी ऑप्शन है। किसने बताया कि जो भी लॉर्ड डलहौसी का डॉक्टर राइन ऑफ लेपस था जो उसने स्टार्ट किया था इंडिया में, वही जो 1857 का जो रिवोल्ट है उसके लिए एक बहुत बड़ा काज था, एक बहुत बड़ा रीज़न था।
तो वो सुमित ने बोला था, सुमित, ऑप्शन ए। इसने बोला कि जो ये डॉक्टर रायन ऑफ लेपस, इससे जो यहाँ पे लोग हैं उनमें एक डरावनी माहौल पैदा हो गया है। जो भी यहाँ पे रूलर्स, स्टेट्स के रूलर्स है, उनमें एक खौफ पैदा हुआ है, उनमें एक खौफ का माहौल पैदा हुआ है। तो उससे हिंदू जो उनमें डिससेटिस्फिकेशन, हिंदूज में डिससेटिस्फिकेशन आ गई है। हिंदूज बहुत से उनमें परेशान हो गए थे। तो फिर सुमित ने बोला है कि यही एक ग्रेट जो 1857 की बगावत वो नहीं होती अगर लॉर्ड डलहौसी ने डॉक्टर रायन ऑफ लेपस को इंट्रोड्यूस नहीं किया होता। लेकिन डॉक्टर रायन ऑफ लेपस को लॉर्ड डलहौसी ने इंट्रोड्यूस किया था कि ये एक पॉलिसी थी कि उसकी एक एनेक्सेशन पॉलिसी, एक्सपेनिस्ट पॉलिसी थी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इस इंडिया को अपने कंट्रोल में लाए। तो इस की वजह से लोगों में, जो वहाँ के नेटिव रूलर्स थे इंडियन स्टेट्स के, उनमें खौफ पैदा हो गया है। तो उसकी वजह से यहाँ पे जो लोग हैं वो बहुत परेशान हो गया। फिर उन्होंने ये रिवोल्ट ऑफ 1857 स्टार्ट किया है। तो ये सुमित का कहना था। तो इसका ऑप्शन है, इसका आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, सुमित। हैंगिंग ऑफ द सिपाही ऑफ द बरकपुर यूनिट मंगल पांडे टुक प्लेस ऑन वी डेट। ये क्वेश्चन जेके एसएसबी में पूछा गया। सो प्लीज रिमेंबर है, इसको पूछा गया 1-2 साल पहले पूछा गया कि हमें डेट बताना था किस डेट पे मंगल पांडे को फांसी मिली। बरकपुर यूनिट जो जब म्यूटिनिटी स्टार्ट हो गई मेरठ से, रिवोल्ट 1857 की जो म्यूटिनिटी रिवोल्ट वो स्टार्ट हो गया है मेरठ से। फिर वहाँ पे जो डिफरेंट स्टेशंस थे, डिफरेंट कंटोनमेंट्स थे ब्रिटिश ट्रूप्स के, तो वहाँ पे भी कुछ लोगों ने स्टार्ट की। एक यूनिट उनमें बरकपुर था, उससे मंगल पांडे का ताल्लुक था, मंगल पांडे उसी बरकपुर यूनिट का था। उसने भी ये बगावत स्टार्ट की थी जब रिवोल्ट ऑफ 1857 के टाइम पीरियड में अंग्रेज़ों ने इनके साथ, वहाँ पे सिपाहियों के साथ गलत किया था। इनको वो जो वहाँ पे एक जो भी अंग्रेज़ों की आर्मी में जो भी हिंदुस्तानी काम कर रहे थे उस टाइम, उन जो ब्राह्मण थे, ब्राह्मण में एक सुपरस्टिशन था कि जो भी सी को क्रॉस करे उसका जो कास्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। तो उसके खिलाफ ये एक रीज़न था। दूसरा जो रीज़न था, जो भी ओवरसीज सर्व कर रहे थे उस आर्मी, उनको एक फॉरेन सर्विस अलाउंस मिल जाता था, लेकिन इंडियन सर्विसेज को वो फॉरेन सर्विस अलाउंस नहीं दिया जाता था। डेट वाज नोन है बटा। ये भी एक काज था जिसकी वजह से इन सिपाहीज में, जो अंग्रेज़ों की आर्मी में हिंदुस्तानी सिपाही थे, उनमें गुस्सा बहुत बढ़ गया था, जिसकी वजह से फिर वो भी एक बन गया मिलिट्री काज फॉर द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो मंगल पांडे ने उसमें लीड किया था। फिर मंगल पांडे को फांसी मिल गई थी। तो ये मंगल पांडे किस दिन इसको फांसी मिल गई? डेट इज 8 अप्रैल 1857। 8 अप्रैल 1857। जो ये मंगल पांडे है, ये बरकपुर यूनिट जो 34 नेटिव इन्फेंट्री का था उसके साथ ताल्लुक रखता था। इसने अपनी ही मेजर को मारा था। उसके जब रिवोल्ट ऑफ 1857 स्टार्ट हो गया तो उसने अपनी ही मेजर को मारा। फिर इसको फांसी की सज़ा मिल गई। तो उसको फांसी 8 अप्रैल 1857 को मिली। तो प्लीज़ रिमेंबर दिस डेट। दिस वाज ऑल फॉर द टुडे। होप टू सी यू in the next lecture. Please do watch and share it with friends. Goodbye. Fi aman Allah.